हाँ, नमस्कार। सर इको आ रहा, दोनों माइक चल रहे हैं, माइक बंद कर। मेरा चल रहा है। सर क्या पे इको है क्या? हेलो। हाँ, सब जुड़ गए अपने यहाँ से। जी सर चालू है। जी सर चालू है। नहीं, कितने लोग जुड़े अभी तक? सर अभी तक लगभग अभी तक 20 लगभग लोग इस पे हैं, 20 बाकी लोग यूट्यूब इस पे पे हैं हैं, सर। बाकी यूट्यूब पे हैं सर। अच्छा, 20 अपने KRPs हैं क्या? जी सर। जी कभी मैं हाँ सर को कह दीजिए सर, सभी के आर पी जुड़ा हुआ है। तो आज का चालू करें अपन शैक्षिक समाज क्या? मनोज सर, जी सर। आप आपकी अनुमति अगर हो, हम नीतीश के साथ और राहुल मैडम के साथ में शैक्षिक समाज सर पे कहाँ? कार्यक्रम जो हमको शायद अप्रैल में आयोजित करना था, परंतु विलंब हो गया। इसके लिए मैं संस्थान की तरफ से खेद व्यक्त करता हूँ, पर हम फिर भी दे रहा है व्यवस्था है। तो चालू करें हम कोर्स 1 से 6 के संबंध में जिला स्तरीय शैक्षिक आंदोलन ऑनलाइन संवाद परि जो है, मैं कितने लोग जुड़ चुके हैं अभी तक, वो थोड़ी सी जानकारी अगर मिल जाए। कहाँ के अपने केवल KRP ही आना है क्या, कि BRC को भी बुलाया है, या CSC इनको भी, BSC को? नितेश बताएं। हेलो नितेश, अपना माइक ऑन करें आप। जी सर वॉइस क्लियर है। हाँ, वॉइस क्लियर है। मैं ये जानना चाह रहा था कि आज अपन ने कितने लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए आमंत्रित किया। क्या पूछा है सर? सर आवाज़ कम है। कितने लोगों को आमंत्रित किया था हमने? सर फिलहाल गूगल पे हमने केवल जो KRPs हैं और जो BMT ब्लॉक में जुड़े ट्रेनिंग देंगे उनको जोड़ा है। बाकी लोगों को हम यूट्यूब पे सीधे लिंक दे देंगे। ठीक। इस पूरे मीटिंग को रिकॉर्ड करके हम यूट्यूब पे टेलीकास्ट कर देंगे सीधा। चलो, कोई बात नहीं है ना। थैंक यू। मैं सभी पार्टिसिपेटरों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि अब ये जो निष्ठा राज्य स्तरीय जो शिक्षक डिजिटल प्रशिक्षण समारोह चल रहा है, ये शायद आप हम अपना अंतिम पड़ाव पे है। इसके बाद में 1 मई से दूसरा जो होने वाला था वो शायद अब कैंसिल हो जाएगा, या पंचायत चुनाव आने वाले हैं। वो कुछ कह नहीं सकते कि किस प्रकार की स्थितियां निर्मित है, परंतु 1 से 6 और 7 से 13 मई में जो करना था हमको, वो श्रेष्ठ शिक्षक छूट गए थे। क्यों नीतीश? जी सर। मई में करना था ना, वो श्रेष्ठ शिक्षक छूटे हुए, इनकी भी अपन जानकारी प्राप्त कर लें। जी अप्रैल और मई में दोनों माह में करना थे, परंतु व्यस्तता है और कार्य की समय की अनुपलब्धता के कारण हम बहुत विलंब से ये काम कर पा रहे हैं। अभी भी अप्रैल का जो शैक्षिक संवाद है हमारा 1 से 6, आज हम 14 तारीख को आयोजित करें। तो मेरा अनुरोध है कि सभी अपने KRPs जितने भी हैं, डाइट का जो प्रशिक्षण प्रभाग है, वह अपने काम को व्यवस्थित तरीके से संपादित करें और समय सीमा पे RSK को सारी सूचनाएं प्रेषित करें। और कौन कौन से लोगों ने इन्हें पार्टिसिपेट कर लिया और कौन से ने नहीं किया है, ये जानकारी भी हमारे पास होना बहुत जरूरी है। ये हम अपने ब्लॉक से बुला सकते हैं जानकारी।
कौन ने निष्ठा FLL कोर्स 1 से 6 पास किया है नहीं किया है, 7 से 13 का प्रोग्राम जो है वो चल रहा था वो कब हुआ, अभी 5वीं 8वीं का परीक्षा परिणाम प्राप्त हुआ है। मेरा KRP से अनुरोध है कि अपने BSc के माध्यम से या BRC के माध्यम से जो 5वीं 8वीं का परीक्षा परिणाम जो घोषित हुआ है इसका भी एनालिसिस हमको करना है। और ये डाइट की जिम्मेदारी सौंपी गई है कि 5वीं 8वीं के परीक्षा परिणाम का एनालिसिस करें, कौन कौन से विषयों में बच्चे कमजोर आए, कौन से उसमें कठिन अवधारणाएं थी, किस प्रकार से ये शब्दों में चयन करने में हमारे द्वारा गलतियां हुई, बच्चों ने कहाँ गलतियां की, कितने प्रकार की सैंपल प्रकार की कापियां हम लाना चाहते हैं। ये भी आप थोड़ा सा एक विचार के लिए एक प्रश्न के रूप में अपने साथ पॉइंट आउट नोट करें कि डाइट को कब बुलाना, ये चीज़ें कापियाँ और ये तो इनका एनालिसिस कब करना है। ठीक है, थैंक यू। धन्यवाद सर। आगे की चर्चा के लिए मैं सबसे पहले आदरणीय श्री मनोज शुक्ला सर को आमंत्रित कर रहा हूँ कि वे अपनी बात रखें। फिर जी सर, धन्यवाद। सभी को नमस्कार। माह अप्रैल का शैक्षिक संवाद थोड़ा सा लेट आयोजित कर पा रहे हैं क्योंकि जो 30 अप्रैल तक की अवधि दी गई थी FLN के कोर्स 1 से 6 तक पूर्ण करने के लिए, तो विचार ये था कि वो 30 अप्रैल तक लोग आप लोग कर लें कोर्स, और उसके बाद क्या स्थिति है उसका एनालिसिस भी इसमें शामिल कर पाएंगे। इस बीच में ये FLN के 5 दिवसीय प्रशिक्षण के लिए हमारे KRP 4 से 8 मई तक भोपाल चले गए थे। इस कारण से जो है वो ये वाला शैक्षिक संवाद अप्रैल माह का आयोजित करने में थोड़ा लेट जरूर हो गया, लेकिन ठीक है समय परिस्थिति के अनुसार आज चर्चा में रावल मैडम और नितिन राठौड़ सर, देवेंद्र त्रिवेदी सर और श्री गोयल सर जो है वो समस्त FLN कोर्स 1 to 6 के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। आगे भी अपन जो है वो मिलते रहेंगे। अब मैं नीतीश सर से अनुरोध करूँगा कि वो इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। थैंक यू। धन्यवाद सर। आगे की चर्चा के लिए मैं पहले आपको बता दूं कि आदरणीय साहब का और शुक्ला सर के मार्गदर्शन में हम जो ये FLN प्रशिक्षण को मतलब जो आप अभी तक जो ग्राउंड लेवल पे ऑफलाइन हम जो ट्रेनिंग लेंगे वही ट्रेनिंग हमने ऑनलाइन FLN के रूप में निष्ठा के कोर्सेज को लिया है। उसी की एक शॉर्ट समरी पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। टू वे प्रोसेस होगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप बीच में यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो वो भी आप कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। यदि कहीं कोई इश्यूज आते हैं तो आप यदि हमको मैसेजेस भी करते हैं तो उन पर हम बाद में बात करेंगे। आज की चर्चा के जो मुख्य बिंदु हैं उसमें सबसे पहली चीज़ कि सर्टिफिकेट्स जो हमारे अभी तक पूरे 12 निष्ठा कोर्सेज है उसका सर्टिफिकेट्स के जिलों की स्थिति जो है उसमें हम अपने ज़िले की स्थिति पर समीक्षा करेंगे। दूसरा कोर्स 1 से लेकर 6 तक जो अकादमिक चर्चा है उस पर हमारे KRP साथी आपसे विस्तृत चर्चा करेंगे। और उसके बाद शिक्षकों द्वारा किए गए कुछ सराहनीय कार्य और कोर्स से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम बात करेंगे।
यदि आप इस चार्ट का को देखें तो ये पूरे डिस्ट्रिक्ट वाइज हर डिस्ट्रिक्ट की डिटेल्स दी हुई है। स्पेशली धार डिस्ट्रिक्ट को अगर मैंने हाईलाइट किया तो आप इसमें देखिए कि कोर्स 1 ये बैच 1 की कंडीशन है। बैच 2 की कंडीशन थोड़ी सी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस अभी भी हमारी नहीं है, पर बैच 1 की कंडीशन आप देखिए कि कोर्स 1 लगभग 59%, कोर्स 2 45%, कोर्स 3 59, कोर्स 4 59, 67, 68, 69, 68, 65, 67, 67 और 68। ओवरऑल अगर आप देखें तो पहले के 6 कोर्सेज में हमारी प्रोग्रेस बहुत अच्छी नहीं थी, जबकि बाद के 6 कोर्सेज में हमने थोड़ा सा गिव अप किया था। मुख्य बात इसमें आपको ये ध्यान देनी होगी कि जो पहले के 6 कोर्सेज थे, मैंने जैसे कि बीएससी से हमारी चर्चा हुई उसमें हमने ये भी देखा कि बैच 2 में भी बहुत कम साथी कुछ लॉगिन के कारण समस्याओं के कारण आप नहीं जुड़ पाए। तो एक ये चीज़ है कि अभी भी उन कोर्सेज को फिर से 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक के लिए खोले गए थे, किंतु पुनः 1 मई से 30 मई तक भी आपको ये पहले 6 कोर्स और 7 से 12 के दूसरे 6 कोर्स, मतलब पूरे ही 12 कोर्सेज एक साथ आपको उपलब्ध करवाए गए हैं। जो बारीकी वाली बात है वो ये है कि सबसे पहले आप देखें कि शिक्षकों ने यूनिक आईडी से ही लॉगिन किया है। उसके अतिरिक्त अगर आपने गूगल से या किसी और प्रोसेस से लॉगिन किया है तो वो डेटा आपका काउंट नहीं होगा। दूसरी चीज़, आपको सर्टिफिकेट प्राप्ति के लिए मूल्यांकन में 70% अंक लाना अनिवार्य है, अर्थात 20 में से लगभग 14 प्रश्नों के न्यूनतम 14 प्रश्नों के उत्तर सही देना ही है, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे और मूल्यांकन के लिए आपको केवल 3 अवसर ही प्राप्त होंगे, इसके बाद नहीं होगा। इसके नीचे जो बात लिखी है आप उसको ध्यान दें। शीघ्र ही लक्षित शिक्षकों का योगात्मक आकलन किया जाएगा, अर्थात इसकी बेसिस पर आपकी एक समझे एक रिपोर्ट बनाई जाएगी, उस पर दिशा निर्देश बाद में हमको प्राप्त होंगे। कुछ जिलों में ये भी एक प्रोसेस हुई है कि जहाँ शिक्षकों ने कोर्सेज नहीं किए हैं और वहाँ इंक्रीमेंट्स जैसी वेतन रोकने जैसी चर्चा भी हुई है, कहीं कहीं आदेश जारी हुए हैं। हमारे यहाँ वरिष्ठ अधिकारियों का फिलहाल ये कहना है कि आप केवल फिलहाल उन्हें ये कहें कि आप इसको कंप्लीट कर लें, बाकी की उसके बाद भी अगर कहीं शिक्षकों द्वारा लापरवाही पाई गई, कोई विशेष कारण के बिना अगर कोर्सेज नहीं किए गए तो उन पर फिर 25 मई के बाद उन पर भी चर्चा और संभवतः कोई कार्रवाई भी संभावित है। FLN कोर्सेज के जैसा कि मैं पहले भी स्पष्ट कर चुका था कि पहले 6 कोर्स आपको 1 अप्रैल से 31 मई तक उपलब्ध हैं और बाद के 6 कोर्स 1 मई से 31 मई तक, अर्थात वर्तमान में आज अगर 14 मई की स्थिति में बात की जाए तो 1 से 12 तक पूरे ही 12 कोर्सेज उपलब्ध हैं। किंतु ध्यान दें कि ये कोर्सेज आप पिछले कोर्सेज की लिंक पर नहीं कर पाएंगे, इसके लिए आपको बैच 2 सिलेक्ट करना होगा, तभी आप इन कोर्सेज को कंप्लीट कर पाएंगे। इसके बाद आगे की चर्चा के लिए मैं विस्तृत चर्चा कोर्स 1 और 2 पर हम जो विस्तृत चर्चा कर रहे हैं उसके लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय श्रीमती शर्मिला रावल मैम को कि वो कोर्स 1 और 2 पर आपसे बात करेंगे। माइक। FLN से जुड़ी हुई बातें हम आज करने जा रहे हैं। पहले कोर्स 1 से जुड़ी 1 एवं 2 से जुड़ी अकादमिक सीख। कक्षा 1 FLN का वास्तविक उद्देश्य है कि बच्चों को स्कूली जीवन में को बाहर से जोड़ना, बच्चों का जो स्कूली जीवन है उसको बाहर से जोड़ना एवं उसे सीखने की प्रक्रिया को पूर्ण करना, उसे आत्मनिर्भर बनाना, उसे इस तरह से आत्मनिर्भर बनाना कि वह हमारे कार्यों में मदद नहीं करे, अपितु वह स्वयं अपने कार्यों को पूर्ण करे। हर स्वयं अपने कार्यों को पूर्ण करते समय जितनी भी चुनौतियाँ उसके सामने आती है वह स्वयं उसका हल ढूंढे। आप उसके सुविधादाता के रूप में कार्य कर सकते हैं, परंतु वह अपने कार्य को स्वयं समझे, अनुभव के साथ उसको पूछ कर और फिर वह एक परिणाम तक पहुँचे कि उसने अपना कार्य स्वयं सिद्ध कर। वो संख्या ज्ञान हो, अक्षर वर्णों की पहचान हो या शब्दों की पहचान,
अध्यापक बच्चों को कल्पनाशील गतिविधियों से जोड़े, उसे कक्षा में अवसर दें कि वो स्वयं कार्य करे, उसे उसके परिवेश से जुड़ी हुई बातें करे, उसे कहानियों से जोड़े, उसे कविताओं से जोड़े और उसे बाल गीतों से जोड़े। उसके बाद स्वयं उसको बनाने को कहे कि वो उस तरह से आगे किस तरह से बात करे। उसके अनुभव पर विचार करने का कितना अवसर देते हैं, ये हमारे अध्यापक को होना चाहिए। साथ ही बच्चों को स्वतंत्रता देना चाहिए कि वह किस तरह से आगे अपने कार्य को कर सके। नहीं उसे एक ढांचे की तरह या एक अपने प्लानिंग की तरह उसे कार्य करने को नहीं दिया जाए। प्लानिंग होगी पर इसके साथ साथ उसे अवसर भी देना चाहिए। इसके लिए मैं सबसे पहले आपके बुनियादी कोर्स के ऊपर आती हूँ। पहला कोर्स है बुनियादी साक्षरता और संख्या। इसके पहले मैं एक बात और करना चाहती हूँ कि यह एक ऐसा कार्यक्रम है जिससे अंतर्गत बुनियादी साक्षरता एवं संख्या का 2025 तक प्राप्त होता है, क्योंकि हमारे बच्चे अभी संख्या ज्ञान और बुनियादी साक्षरता में बहुत पीछे हैं। वह लिखना जानते हैं जो सबसे चौथा कौशल है LSRW का लिखना, वो सबसे पहले सीखते हैं, क्योंकि हमारे जो पढ़ाने की पद्धति में सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि हम बच्चों को सब लिख के बोर्ड पे लिख के दे देते हैं। ए से ए तक लिख देते हैं, A to Z लिख देते हैं, 1 से 100 तक की गिनती उसको दिन ही लिख देते हैं। तो वो बच्चा बैठे बैठे लिखना सीख जाता है, सुनना, पढ़ना, बोलना, लिखना उसके पास नहीं रहता है। लिखने का कौशल उसे बहुत जल्दी आता है और वो पूरे 1 साल तक वह उसकी कॉपी में वो लिखाई करता है। इसलिए हमें सबसे बड़ी तकलीफ ये हो रही कि बच्चों को पढ़ना नहीं आ रहा है, वो अर्थ को समझ में नहीं आ पा रहा है, और यह करीब हमारे यहाँ पूरे भारत देश में 5 करोड़ बच्चों के लिए है परेशानी। इसीलिए ये कोर्स शुरू किया गया, ये ट्रेनिंग शुरू करी गई है। यह 2025 तक हमारे पास ऐसे बच्चे हो जाएंगे जो समझकर पढ़कर लिख सके। यह पूरा 1 से 12 तक का कोर्स है, परंतु अभी हम लोगों ने हमारे पास 1 से 5 तक की बात चल रही है। FLN मिशन में वो हमारा 12 कोर्स है, अक्टूबर 2021 में शुरू हुआ और उसके बाद हमारे सभी शिक्षक साथियों को करना चाहिए था, परंतु मार्च तक तो शिक्षक साथी नहीं कर पाए, इसलिए फिर से अप्रैल में हमने इसके विषय में बात करना शुरू कर। इसके बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के आधार पर हम 2 बात करते हैं कि कक्षा 1 एवं 2 के बच्चों को बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान प्रदान करना। उसके अंतर्गत यदि बुनियादी साक्षरता की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है पढ़ना ऐसा जो बच्चा अर्थ समझ के पढ़ सके। ऐसा नहीं कि बच्चा रटंत विद्या से पढ़ ले। जो शिक्षक आदर्श वाचन करता है वो बच्चा पढ़ लेता है, परंतु बच्चा यदि पढ़कर समझकर लिख सके तो वह पढ़ना है। साथ में स्वतंत्र अभिव्यक्ति है। यदि उसने कोई चीज पढ़ी है, कोई कहानी पढ़ी है, तो उस कहानी से जुड़ी हुई वो कुछ बातें कर सके, ये हमारा पढ़ना होता है। और इसी समझ को बनाने के लिए हमें फिर से कवायद करनी है, फिर से हमारे पास ये सारी इस 1 से 1 जुड़ी अकादमिक सीख में बात करना है। बच्चा जब किसी पाठ को पढ़कर उसका अर्थ समझ लगे तब माना जाता है कि वो समय के साथ पढ़ रहा है। फिर दूसरा आता है लेखन से तात्पर्य भी वही है कि बच्चा पढ़े, समझे और फिर लिखे। इसमें श्रुत लेख सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अधिकतर बच्चे को नकल करने दी जाती है कि आप किताब का पेज खोल देते हैं और बच्चे से कहते हैं लिखो। श्रुत लेख सबसे अधिक जरूरी है। श्रुत लेख से ही बच्चा शब्दों को समझता है, वाक्यों को समझता है, कहाँ पर विराम चिन्ह लगाना है, ये सारी बातें वो समझ पाता है, तब कहीं वह स्वतंत्र लेखन कर सकता है। फिर स्वतंत्र लेखन से जुड़ी एक चीज़ ये होती है कि बच्चा हम बच्चों को अनुभव की बात कहे, घटना की बात कहे, तो बच्चा 4 लाइन आपको लिख कर दे दे तो वह बच्चे के स्वतंत्र लेखन की पूरी उद्देश्य पूर्ण होता है। इसके बाद दूसरे नंबर पे एक बुनियादी साक्षरता की बात समझ में आती है। संख्या ज्ञान यदि हम बात करते हैं तो संख्या ज्ञान होता है बुनियादी गणितीय। इसमें जोड़, घटाव और गुणा भाग की अवधारणा होती है। बच्चे को जोड़, घटाव, गुणा भाग अमूर्त रूप से तो बहुत सारे बच्चों को आ जाते हैं, वो जोड़ना सीख जाता है। हसील में भी कहीं गलती करता है पर फिर भी वो जोड़ना सीख जाता है, परंतु इन अमूर्त घटनाओं को हमें जोड़ना है उसकी दैनिक गतिविधियों से। यहाँ पे वो लाइनिंग आउट
कम वाली बात आती है कि वह बाजार में जाता है और उसने भी जोड़ घटाव गुणा सीखा है तो बाजार से व्यवस्थित सब्जी खरीद के ले आता है और माँ अपनी मम्मी को व्यवस्थित अपने माता पिता को व्यवस्थित हिसाब दे आता है और बहुत सारी चीज़ें हम सिखाते हैं तो बच्चा अपनी डेली जीवन से जुड़ी हुई सब चीज़ें करता है। बच्चे को अनुभव परिस्थिति और उसकी स्थानीय भाषा को जोड़ के हर चीज़ों को समझाना ही इसका उपयोग होना चाहिए। इसके पश्चात आ रहा है आपका, इसके अंतर्गत हमें थोड़ी सी गतिविधियाँ भी करवाना चाहिए, टीएलएम का भी उपयोग करवाना चाहिए। आप लोगों ने कभी संख्यामान वाली पद्धति वो देखी है या फिर बच्चे चप्पा खेलते हुए संख्याओं पर पहुंचते हैं और ये सारे कार्य करते रहते हैं तो बहुत सारे टीएलएम का उपयोग करते हैं। दूसरे कड़ी में आती है दक्षता आधारित शिक्षा की ओर बढ़ना। दक्षता आधारित शिक्षा की ओर बढ़ने का क्यों आवश्यक है कि सबसे पहले हम एक एक दक्षता को पूर्ण करें। उस कौशल की बात कर रहे हैं कि हम बच्चे को किस तरह से समझा सके, किस तरह से उसकी कौशल को पूर्ण कर सके और उसके बाद उसका सीखने का प्रतिफल। यदि उसने कुछ सीखा है तो हम उसके जीवन से जुड़ी सीखने के प्रतिफल की बात करें। यदि आज उसे रंगों का ज्ञान करवाया है तो वह अपने आसपास से जुड़ी हुई चीजों से वो रंगों ज्ञान का समझ जाएगा कि कहाँ पर किस रंग की चीज है, क्या है। वह इसके लिए हम ब्लॉक खिलाते हैं, उसे रंगों का ज्ञान करवाते हैं। इस तरह की बात आती है। टीएलएम में अभी टीएलएम मेले में है, बहुत सारे आप प्रदर्शनी देखी, हमने अक्षर वर्ण की पहचान देखी, शब्दों की पहचान देखी। इसके बाद हम आते हैं मूलभूत दक्षताओं में बच्चों के व्यवहारिक ज्ञान और बाजार की सीख देना। ये बहुत जरूरी है, यानी वो व्यवहारिक ज्ञान से जुड़ी हुई बात कर सकता है और बाजार की सीख ले सकता है। जैसे नोटिस बोर्ड पे यदि उसने कहीं कुछ देखा है कि अपने ग्राम से संबंधित कोई उसने एक चित्र देखा है तो वह उन चित्रों को अपने ग्राम से जोड़े जाए। पंचायत भवन, अपना तालाब, अपना ये सारी चीजें वह जोड़ सके। यही उसके व्यवहारिक ज्ञान से जुड़ी हुई। दिशा का भी ज्ञान उसे हम इस तरह से करवा सकते हैं। बच्चों को एक बात यह है कि जोड़ घटाव गुणा भाग में बच्चों को छोटा, बड़ा और तुलना करना। इसके लिए हम तीलियों का उपयोग और उसके हाथ से बित्ते का उपयोग करना सिखाना चाहिए। यदि हमने बच्चों को कभी स्केल नहीं दी, अभी हम कल ही बात कर रहे थे कि यदि किसी बच्चे को स्केल नहीं दी और उसे कहीं लाइनें खींचना है तो अपनी उंगलियों का ऐसा प्रयोग कर करके वो लाइनें व्यवस्थित करता है। तो यह आपने उसको उस चीजों से अनुभव के आधार पे जोड़ दिया है। बच्चों का रचनात्मक आकलन एक प्रोजेक्ट वर्क होता है। बच्चों को पहले हम बच्चों को चित्रों से जोड़ते हैं तो बच्चों की कल्पना शक्ति बहुत अधिक होती है। तो इसलिए प्रोजेक्ट वर्क में अभी आपने इनकी किताबें देखी होगी, उसमें बहुत सारा प्रोजेक्ट वर्क दिया है और उसके अंतर्गत बच्चों को रंगीन कलरों से जोड़ना, उसकी कल्पना के अनुसार कहानियों को समझना और गणित में भी इसी चीजों को। तो ये हमारी दक्षता आधारित शिक्षा की ओर बढ़ना। धीरे धीरे हम सब रचनात्मक प्रवृत्ति की ओर बढ़ते हैं विभिन्न टीएलएमओ के माध्यम से। इसके पश्चात में देवेंद्र त्रिवेदी सर को आगे बच्चे को कोर्स 3 और 4 के लिए आमंत्रित करती हूँ। कोर्स 3 और 4 से पहले सर कुछ प्रश्नावली है, एक बार इस पर गौर कीजिएगा। आपने कोर्स 1 और 2 के जो कंटेंट को समझा, आप उसमें अगर देखें तो समावेशी कक्षा में प्रारंभिक स्तर पर इनमें से क्या आवश्यक नहीं है। यदि हो सके तो आप चैट बॉक्स में आप इसका जवाब लिखिएगा कि इनमें से क्या चीज आवश्यक नहीं है। गतिविधि आधारित शिक्षण, दैनिक जीवन के उदाहरण, अवधारणाओं का उपयोग और घरेलू भाषाओं का औपचारिक उपयोग। क्या चीज इसमें प्रारंभिक स्तर पर आवश्यक नहीं है। ये साथी चाहे तो भले बोल भी सकता है। कोई आंसर नहीं कहीं से। ECCA से क्या तात्पर्य है। शंकरलाल मारोला सर, शैल कुमार जैन सर, जिन्हें आप लोगों को ट्रेनिंग देना है, इसलिए मैं आपको ट्रेनिंग देना है, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहूँगा, यदि आप जवाब दें तो।
लैंगिक समानता के लिए कक्षा में क्या नहीं करना चाहिए, सीखने के समान अवसर, लैंगिक पूर्वाग्रह, सामग्री का उपयोग, कक्षा में अलग अलग बैठक व्यवस्था और लैंगिक आधारित कथनों का उपयोग न करना। ध्यान देंगे प्रश्न में लिखा हुआ है कि क्या नहीं करना चाहिए। किसी प्रश्न के लिए कोई जवाब नहीं। FLN अंतर्गत NCERT द्वारा छात्र प्रगति कार्ड किसके लिए तैयार किया गया है? कक्षा 3 से 8 KVS CBSE उच्चतर माध्यम के विद्यार्थी और कक्षा 5 के विद्यार्थी। स्कूली बच्चों की नियमित स्वास्थ्य जांच हो और पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाकर बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए ध्यान रखना। इसमें से किसकी मुख्य भूमिका है? NCERT की, संयुक्त प्राचार्य की, SMC, समुदाय, अभिभावक या केवल शिक्षक? RT 2009 में एक प्रावधान सीखने का प्रतिफल कब जोड़ा गया और किन कक्षाओं के लिए विकसित किया गया? न चैट बॉक्स में कोई आंसर है, न माइक पे कोई आंसर है। शायद कहीं कोई कंफ्यूजन है या कोई टेक्निकल इशू है। मैं आपको खुद ही इनके आंसर बता देता हूँ। उस प्रश्न को फिर से करिए। समावेशी कक्षा में प्रारंभिक स्तर पर इनमें से क्या आवश्यक नहीं है? स्पष्ट है कि अवधारणाओं का उपयोग मतलब एक बम्बास्टिक, अगर आप उनके साथ शब्दावली का उपयोग करते हैं तो इस प्रकार की चीजों का उपयोग न करें। बच्चों से घरेलू भाषा का उपयोग करके दैनिक जीवन के उदाहरण गतिविधि आधारित शिक्षण से उन्हें बारीक चीजें सिखाएं। ECC स्पष्ट है, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा आगामी 3 वर्षों में ये हमारी संस्थाओं से जुड़ने के लिए तैयार है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत हम प्री-1, प्री-2 और बाल वाटिका 3 नई कक्षाओं से जल्द ही परिचित होंगे। आगामी 3 वर्षों में हम ये कक्षाएं हमारी संस्थाओं में भी संचालित होगी। लैंगिक समानता के लिए क्या नहीं करना चाहिए? आमतौर पर जो कि हम ये सबसे ज्यादा कर जाते हैं, कक्षा में अलग अलग बैठक व्यवस्था, इस प्रकार की व्यवस्थाएं न हो और न ही इस प्रकार की व्यवस्था हो कि कहीं बच्चों से कोई जबरदस्ती किया जाए कि कोई किसी के साथ बैठे। इसलिए ध्यान देंगे कि बच्चों को अवसर दिए जाए, वो ग्रुप टीचिंग में अलग अलग ग्रुप्स बार बार बनाए जाए ताकि बच्चे सभी गतिविधियों से भी परिचित होते और ताकि कहीं भी जेंडर वाली बात उनके बीच में ना आए, मन में ना आए। FLN अंतर्गत NCERT द्वारा छात्र प्रगति कार्ड किसके लिए तैयार किया गया है? ये वर्तमान में KVS और CBSE पर लागू है और जल्द ही जिस दिन जब हमारे यहाँ ECC लागू हो जाएगा तब हम भी छात्र प्रगति कार्ड का उपयोग करेंगे। पोषण स्वास्थ्य का ध्यान रखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका SMC, समुदाय, अभिभावक, शिक्षक सबकी है। ये स्पष्ट है। और RT 2009 में सीखने का प्रतिफल 20 फरवरी 2017 को जोड़ा गया था कक्षा 1 से 8 के सभी कक्षाओं के लिए। आशा है कि ये प्रश्नों के उत्तर आप स्पष्टतः समझ पाए होंगे। इन्हीं प्रश्नों को आप आगामी कोर्सेज में ऑफलाइन आपको जो ब्लॉक लेवल पे ट्रेनिंग होगा उसमें भी आप जीत होंगे। और निष्ठा कोर्स में फिलहाल आप इन प्रश्नों से बहुत अच्छे से परिचित हैं। जिन्होंने इन प्रश्नों के सही जवाब दिए, निश्चित तौर पर उनके अंक तो 70% से अधिक होंगे ही। मैं आगे की चर्चा के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ श्री देवेंद्र त्रिवेदी सर को। वो कक्षा कोर्स 3 और 4 पर आपसे चर्चा करेंगे। आदरणीय त्रिवेदी सर।
वॉइस का मैसेज नहीं है, बिल्कुल बंद है। मैं देवेंद्र कुमार त्रिवेदी डाइट धार की ओर से इस शिक्षित संवाद में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अभी हमारे साथी मैडम ने कोर्स 1 और 2 पे कुछ चर्चा की आपसे। एफएलएन के सारे कोर्सेज जो हैं वो बच्चों की बुनियादी शिक्षा एवं संख्यात्मक ज्ञान को बेहतर करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं और मूल उद्देश्य यही है कि हमारे शिक्षकगण और समुदाय हम सब मिलके ऐसे प्रयास करें जिससे बच्चे व्यवहारिक रूप से इस ज्ञान में परिपुष्ट हो सके और उसका दैनिक जीवन में उपयोग कर सके। हमारा कोर्स नंबर 3 जो है बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को समझना। तो मित्रों ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। बच्चे बहुत सारी चीज़ परिवेश से लेके आते हैं, घर से सीख के आते हैं और हमें प्रयास ये करना है कि हम उनका जो पूर्व ज्ञान है उससे हमारी आज के परिवेश की जो विषय वस्तु उसको किस तरह से जोड़े जिससे वह इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ पाए और उनका उपयोग कर पाए। इस पे नया क्या है, क्या सीखा जाए, तो सीखने के लिए मूल रूप से उनके लिए परिवेश का सृजन करना जिसमें वो जो वो समझ के आए हैं उसको जोड़ते हुए आगे अपने आप को इसके लिए तैयार कर सके और उपयोग कर सके। और उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कक्षा में परस्पर संवाद के अवसर उपलब्ध कराना। बच्चा जितना अधिक संवाद कर पाएगा उतना अधिक वो सीख पाएगा। उससे उसकी भाषा का विकास होगा, उसकी गणितीय समझ का विकास होगा। तो बोलने के अवसर बच्चों को दिए जाना सर्वाधिक आवश्यक है। उसके लिए हम अनेक गतिविधियाँ डिज़ाइन करें जैसा कि हम करते भी हैं। बाल सभा का आयोजन करते हैं और अनेक कार्यक्रम हम आयोजित करते रहते हैं जिससे बच्चे बोलने के लिए प्रेरित हो और वो अपनी बात ठीक तरीके से रख पाए। इससे आगे जो है वो बच्चों के सीखने को बढ़ावा देना। ऐसी कौन सी गतिविधियां हैं, ऐसे कौन से क्रियाकलाप हैं जिससे बच्चे स्वयं से अधिक सीख सकते हैं। मैंने जहाँ तक देखा है अगर बच्चों को खेलने के अवसर मिले तो उनका सर्वांगीण विकास होता है। वो शारीरिक रूप से तो स्वस्थ होते हैं पर उसके अलावा अगर आप देखें तो उनका भाषाई कौशल विकसित होता है। साथ ही अनुमान लगाने की क्षमता और उससे भी कहीं अधिक उनमें आत्मविश्वास का भाव जागृत होता है और ये सब जो है बच्चे को परिपूर्ण बनाने में हमें मदद करते हैं। साथ ही हमारे जो कौशल हम चाहते हैं कि उनमें दिखाई दे उनमें हम निश्चित ही एक अच्छा अनुभव करते हैं बच्चे और समझ के साथ सीखते हैं। वहाँ उनको बात करने के अवसर मिलते हैं जहाँ वो अपनी बात पूरे विश्वास और पूरी क्षमता से रखना सीखते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नई चीज़ें हैं जो कि हम पहले भी उपयोग करते रहे हैं पर इनको जोड़ा गया है। इससे आगे अगर हम चर्चा करें कि हम और क्या करें जिससे हमें अच्छे परिणाम मिले तो शाला के वातावरण को प्रिंट समृद्ध बनाएं। इसको आपने बारीकी से देखा होगा तो मैडम ने पहले चर्चा की थी चित्रों के माध्यम से और शब्दों के माध्यम से। अनेक जगह बहुत सारी चीज़ें हमारी पुस्तकालय है या अनेक जो चीज़ें हैं अगर वह हम उनसे रिलेटेड चित्र और शब्द लगाएं तो बच्चे उनको एक दूसरे से को रिलेट करेंगे और भाषाई समृद्धि उनमें आएगी। और इसके साथ ही हम ऐसे अवसर उपलब्ध कराएं जिससे बच्चे भयमुक्त रह सके और आनंददायी रूप से सीख सके। ऐसी गतिविधियां हम आयोजित करें जिससे बच्चे संवाद कर सके। हम दैनिक जीवन की उनकी रोज़ की दिनचर्या पे चर्चा कर सकते हैं। आज आपने क्या किया, आज आप पूरा समय दिन भर का कैसे बिताया, घर पे अपना समय कैसे बिताते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे हम चर्चा करके सार्थक संवाद करके टीएलएम में भी चर्चा की थी कि हम प्रयोग करके चर्चा करने के अवसर बना सकते हैं जिसमें शिक्षक और बच्चों के बीच अच्छा संवाद हो। हम हमारी जो भी चीज़ें हम उन्हें समझाना चाहें उन्हें बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। खेल गतिविधियां हैं, संवाद है। इसके साथ ही बच्चों में
कला के प्रति आकर्षण देता है। बच्चे बहुत अच्छे खिलौने बनाते हैं, मिट्टी के खिलौने हैं। बहुत सारे बच्चे कागज़ों पे बहुत सारी चीज़ें बना लेते हैं। कुछ बच्चे चित्र बड़े अच्छे बनाते हैं। तो हम उन सब के लिए भी प्रेरित करें, जिससे हम एक दूसरे से जुड़ पाएँ और उनकी जो प्रतिभा है वो सबके सम्मुख भी आएँ और हमें जो है उन पे सार्थक संवाद करने के अवसर मिले, जिससे बच्चे अधिक सहज हो सके और अपनी रुचि के अनुसार वो सीख सके। तो ये कुछ प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बच्चे सीखते हैं और सार्थक रूप से सीखते हैं। साथ ही बच्चा अधिक समय माता-पिता के साथ बिताता है, तो हम उनसे भी चर्चा करें कि उनकी क्या रुचियाँ हैं और किस तरह से वे उन्हें इन सब के लिए प्रेरित कर सकते हैं। अगर माँ-बाप बच्चों से चर्चा करेंगे कि आज विद्यालय में क्या तुमने पढ़ा, क्या सीखा, या चलो दिन भर की गतिविधि बताओ, समरी बताओ, तो बच्चे की जो विकास की प्रक्रिया है तेज होगी और जो हमारे उद्देश्य है एफएलएन के, वो कहीं तेजी से और सार्थक रूप से हम प्राप्त कर सकें। तो ये हमारी चर्चा थी कोर्स 3 के बारे में। संवाद के माध्यम में एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि वो सार्थक होना चाहिए। बच्चों को कहानी, कविता, छोटे बच्चे कविता के प्रति बड़े आकर्षित रहते हैं। अगर ऐसा प्रयास हो कि हम कुछ चीज़ें उनको सुनाएं और कहें कि आप दोहराइए, या आपने इस तरह की चीज़ें क्या-क्या देखी, आप स्कूल से घर आ रहे हैं तो आपने रास्ते में क्या चीज़ें देखी, उस बारे में वो बहुत सारी चीज़ें बताएँगे और इन सब से हमें ये पता लगेगा कि बच्चे की रुचि किसमें है और उसे हम किस तरह से बेहतर तरीके से सीखा और समझा सकते हैं। तो इन्हीं सब बातों का समावेश हमारे कोर्स क्रमांक 3 में था और जिसको हमने सीखा, समझा और उम्मीद है कि हम उसको कक्षा तक अवश्य लेके जाएँगे। अगला हमारा जो कोर्स था, कोर्स क्रमांक 4, जिसमें बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान में समुदाय एवं अभिभावक की सहभागिता। मित्रों, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम विद्यालय में हमारे स्तर पे बहुत मेहनत करते हैं, कार्य भी करते हैं, पर अगर हम मूल रूप से देखें तो हमारे जो विद्यार्थी हैं, बच्चे हैं, उनका सर्वाधिक समय अपने घरों पे और परिवेश के बीच बीतता है। हमारे विद्यालय में हमारे बीच तो वो 5 से 7 घंटे रहते हैं, पर बाकी का जो समय है 24 घंटे में शेष बचा हुआ, वो उन्हीं में उनका बीतता है। तो जब तक माता-पिता और समुदाय की सहभागिता नहीं होगी, तब तक जो है ये लक्ष्य पाना उतना सहज नहीं होगा। तो वो कौन से तरीके हैं, वो कौन से प्रक्रिया है या कौन से क्रियाकलाप है जिनके द्वारा हम समुदाय और अभिभावकों को जोड़ सकें और हमारे विद्यालय की गतिविधियों के साथ वो जुड़ जाएँ और बच्चों को किस तरह से सार्थक रूप से हम जो है हमारे जो ये लक्ष्य है एफएलएन के, वो प्राप्त कर सकें। उसके लिए क्या-क्या चीज़ें हैं ये आपने देखा होगा, जिसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो मैंने पाया है वो ये है कि बच्चे जो है अपने परिवेश और माता-पिता के साथ ज़्यादा सहज महसूस करते हैं। अगर वो उनसे चर्चा करें, संवाद करें, तो बहुत सारी चीज़ें बच्चे जो है बड़ी सहजता से सीख पाते हैं और माता-पिता से चर्चा करके हमें भी उनके बारे में, उनकी अभिरुचियों के बारे में और उनका मौजूद पक्ष और कठिनाइयों के बारे में ज़्यादा आसानी से जानकारी मिल पाती है। तो ज़्यादा सार्थक ये हो कि हम हमारे स्कूल की जो गतिविधियाँ हम आयोजित करते हैं, उनमें माता-पिता को हम सक्रियता से सम्मिलित करें। खासतौर से विद्यालय में हम अनेक-अनेक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। हिंदी पखवाड़ा मनाते हैं या और भी अनेक जो गतिविधियाँ रहती हैं, उसमें कोई माता-पिता अगर कला या और किसी ऐसी विशेष जानकारियों से जुड़े हुए हैं या उनमें रुचि रखते हैं, तो उनको हम सहभागी बनाएँ। रंगोली प्रतियोगिता है या कविता पाठ का आयोजन है या और कोई खेलों का आयोजन हम कर रहे हैं, तो जो पालक इनमें रुचि रखते हैं या इस उनको हम आमंत्रित करें, जिससे बच्चों का और उनके माता-पिता का साथ जुड़ के जो है हम ज़्यादा बेहतर तरीके से संवाद कुछ करें या नीतीश हम संवाद स्थापित कर सकते हैं और ये संवाद बच्चों को सिखाने में
व्हाट्सएप पे है शायद ये। ज़्यादा सार्थक होगा, तो इसके लिए हम प्रयास कर सकते हैं। तो हमारी विद्यालयीन गतिविधियों में हम एसएमसी और हमारे अभिभावकों को जोड़ के बच्चों के लिए ज़्यादा अच्छे प्रयास कर सकते हैं। किसी बच्चों में कोई विशेष प्रतिभा है तो उसका उपयोग भी हम अन्य बच्चों को सिखाने में और समझाने में कर सकते हैं, ताकि बाकी बच्चे भी उससे प्रेरित होंगे। हर एक बच्चे में कुछ न कुछ खास होता है। इन सब के बीच में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम बच्चों को सुने और समझें। हम उन्हें बहुत सारी चीज़ें बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, पर बच्चे क्या लेके आए हैं, उनकी क्या जिज्ञासा है, अगर उन पे हम चर्चा करेंगे तो निश्चित ही हमारा ये जो कोर्स है इसका सीखना अधिक सार्थक होगा और हमारी जो एफएलएन की उद्देश्य है हम उनको आसानी से पा सकेंगे। खास में अभिभावकों से संवाद इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अभिभावक को हमारे उनकी संस्कृति से जुड़ी हुई चीज़ों के लिए और